हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों आज देखने को प्रश्न मिलेंगे आपके वैदिक संगीत से भी, यानी कि आपके जो पूछे जाते हैं पाश्चात्य संगीत से, वहाँ से भी मिलेंगे, ग्राम, जाति, मूर्छना के भी बारे में थोड़ी-सी मिलेंगे। तो दोस्तों नए-नए प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखने को कुछ मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों हम आपको ले चलते हैं सफ़र पे। लेकिन दोस्तों सफ़र से पे चलने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर आपके पास जो है जितने भी एग्ज़ाम्स जो आते रहेंगे, तो लगभग आपको तैयारी करनी है उतनी दिन तक। और एग्ज़ाम्स क्या, उसके बाद भी आप लोगों के लिए जो सेशन जो है रेगुलर चलता रहेगा, यानी कि जब तक एग्ज़ाम्स ना हो जाए, सेशन लगातार चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको ऑल पे सेट कर लेना है और सारा सेशन जो है उसके बाद आपके पास पहुँच जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। दोस्त क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि वैदिक काल में एक स्वर का गान क्या कहलाता था? तो वैदिक काल में एक स्वर का गान जो था उसको क्या कहते थे? दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को जो है टॉपिक वाइज़ यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है? तो सारे को आराम से ध्यान से देखिएगा, रिवीजन जो है बहुत अच्छे से याद करिएगा इसको। तो एक स्वर वाला, तो एक स्वर को आर्चिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे आर्थिक लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? आर्चिक, ठीक है? आर्चिक। एक स्वर वाले गान को क्या कहते हैं? अर्चिक कहा जाता है। एक स्वर वाले गान को क्या कहते हैं? अर्चिक। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिखाते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर है कि ऋग वैदिक काल में दो स्वरों का गान क्या कहलाता है? एक स्वर वाला क्या देखा? अर्चिक। लेकिन अगर दो स्वर वाला पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाथिक। दो स्वरों का गान जो है ऋग वैदिक काल में दो स्वरों का गान क्या कहलाता था? गाथिक कहलाता था, ठीक है? आगे देखिए, आर्चिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए आर्चिक का जो है प्रयोग, देखिए दो स्वरों का तो वहाँ पे आपको बता दिया, जिसमें तीन स्वर रहते थे ना भाई, तीन स्वर का गान, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सामिक कहते थे, ठीक है? उसको कहते थे सामिक, यानी साम गान, सामिक, जिसमें कि आपके स्वर होते थे ना, सामिक स्वर, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, तिसवारी, मंद्र, तार, वो जो मैंने बताया था आप लोगों को एक बार, तो वो जो स्वर थे, तो ये सामिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो तीन स्वरों का गान यानी कि उसको क्या कहते हैं? उसको सामिक कहते हैं। एक स्वरों के गान जो थे उसको आर्चिक, दो स्वरों का गान उसको गाथिक और तीन स्वर वाला सामिक, ठीक है? प्रश्न पे आइए कि आर्चिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए आर्चिक का अगर हम बात कर लेंगे तो इसका प्रयोग विचार के उच्चारण में किया जाता था। प्रश्न बनेगा कि विचार के उच्चारण में किस का प्रयोग किया जाता था? तो आर्चिक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है? आर्चिक क्या थे? तो आर्चिक एक स्वर का गान था। समझ समझ पाए? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि गाथिक, गाथिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए गाथिक, वो आर्चिक देखे, आर्चिक का प्रयोग किसके लिए? तो उसका विचार उच्चारण के लिए। लेकिन गाथिक का प्रयोग किसके लिए? तो गाथिक का प्रयोग गाथा गान में किया जाता था, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाथा गान, ठीक है? आर्चिक किसके लिए? तो विचारों के उच्चारण के लिए। गाथिक किसके लिए? तो गाथा गान के लिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि सामिक स्वरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए इस सामिक स्वर की अगर बात कर ले तो सामिक स्वर का प्रयोग, जैसे कि आप नाम से स्पष्ट है कि सामिक किसमें लगेगा? तो सामिक लगेगा सामगान में। और सामिक स्वर जो आपके थे, पहले कौन सा स्वर खोजा गया था? ग, उसके बाद रे, और उसके बाद फिर तब खोजा गया था सा। तो ये ग को क्या बोला गया था? प्रथम, रे को द्वितीय और सा को तृतीय। तो इसीलिए हम आपको याद करवाए थे तृतीय, यानी अभी तो आज के डेट में कैसे होता है? सा रे ग म प ध नी होता है इस तरह से। तो सा को जो तृतीय था उसी इसीलिए हम आपको याद करवाए थे कि तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, तिसवार्य, मंद्र और तार। आप वो सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा। वैसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग को और जानकारी चाहिए इस विषय में, तो मैं अगले सेशन में फिर से शामिल कर लूँगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को संज्ञा किस वेद में बताई गई है? देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो संज्ञा है, ये जो स्वरों के जो संज्ञा दी गई है उदात्त की, यानी कि ये उदात्त होंगे, ये अनुदात्त होंगे, ये स्वरित होंगे, यानी इसमें कैसे बताया गया था? यानी जो ऊंचे स्वर होंगे, ऊंचे स्वर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उदात्त, यानी ये संज्ञा दी गई है, ठीक है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो नीचे स्वर होंगे उसको क्या बोलेंगे? अनुदात्त, ठीक है?
उसको अनुदात। ये जो संज्ञा दी गई है ये किस वेद में दी गई है कि ऊंचे स्वर को उदात कहा गया है और नीचे स्वर को अनुदात और इन दोनों के मध्य वाला स्वर को स्वरित। तो ये जो संज्ञा दी गई है दोस्तों ये कौन से वेद, तो ऋग्वेद के पश्चात जो है आपके यजुर्वेद में ये आपका संज्ञा मिलता है। कौन से वेद, तो यजुर्वेद। ठीक है, इसका जवाब हो गया यजुर्वेद। यानी उदात का मतलब ऊंचा, अनुदात का मतलब नीचा और स्वरित का मतलब जो बीच वाला, उन दोनों के बीच में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, उदात्त स्वर के समान आधुनिक किस स्वर को माना जाता है। देखिए दोस्त मुझे याद है जहाँ तक कि ये जो प्रश्न है मैंने आपको करवाया है, ये अगर आप लोग देखे होंगे सेशन तो आप लोग इजीली इसका जवाब दे ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग नए जुड़े हैं जिनको पता नहीं है तो वो लोग अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि यहाँ जो है उदात, अनुदात और आपके ये क्या हैं, ये जो स्वर हैं आपके वैदिक स्वर हैं, ये कौन से स्वर में किस वेद में मिले, तो यजुर्वेद में मिले ना, उदात, अनुदात और स्वरित। तो ये जो आपके वैदिक स्वर है इसमें जो है आधुनिक किस स्वर का समावेश माना जाता है, उदात के अंतर्गत। तो ये आपका देखिए उदात मतलब ऊंचा, यानी कैसे होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। यानी ये आपका उदात, ये आपका अनुदात, ठीक है, उदात अनुदात और ये आपका स्वरित, यानी कि 2 3 4, यानी 2 श्रुतिक। तो उदात के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, द्वय द्वय निषाद गंधार, यानी नी और ग आपका 2 श्रुतिक यानी उदात के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, नी यानी कि ग और नी, द्वय द्वय निषाद गंधारते। तो 2 श्रुति आपका उदात वाला, तो उदात यानी ऊंचा, तो ऊंचा में कितने, 2 वाला। बस श्रुति को याद रखना है भाई, ये याद करने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि श्रुति को याद रखना है कि 2 श्रुतिक जो है आपका उदात कहलाता है, त्रिश्रुतिक आपका अनुदात और 4 श्रुतिक जो आपका है वो स्वरित यानी मध्यम वाला, जैसे कि सामा प। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, अनुदात स्वर के समान आधुनिक किस स्वर को माना जाता है। देखिए आधुनिक यानी उदात हम बताएं 2 श्रुतिक, तो 3 श्रुति वाला जो स्वर है वो अनुदात होगा। तो त्रि ऋषभ धैवतो यानी कि आपका रे और ध जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदात स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि स्वरित स्वर के समान आधुनिक किस स्वर को माना जाता है। तो स्वरित, स्वरित में मैंने बताया था कि 4 श्रुति वाला, जैसे कि आपका सा, म और प की 4 श्रुतियां हैं। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सप्तक में श्रुतियों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए एक सप्तक में श्रुतियों का जो व्यवस्थित क्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो सप्तक में व्यवस्थित श्रुतियों के क्रम को दोस्तों क्या कहा जाता है, थाट नहीं, जाति नहीं, इसको कहा जाता है ग्राम कहा जाता है। क्योंकि ग्राम में क्या होता है, श्रुतियों के रहने का जो स्थान होता है और क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में होते हैं, तो वही आपका ग्राम कहलाता है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा है कि विकृत स्वरों का प्रचलन किस काल में माना जाता है। देखिए विकृत स्वरों के अगर प्रचलन की हम बात कर ले तो पहले जो है आपके विकृत स्वर का प्रचलन नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके मध्यकाल आया तो मध्यकाल आते आते यानी कि जो आपके कौन थे, तानसेन थे, स्वामी हरिदास जी थे, तो इन सबों के काल में क्या हुआ कि विकृत स्वरों का प्रचलन माना जाने लगा। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, मध्यकाल। ठीक है, इसका और आज तक यानी कि आधुनिक काल तक भी चल रहा है। लेकिन क्या पूछ रहा है, किस काल में माना, प्रचलन पूछ रहा है, तो प्रचलन आपका मध्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नंबर 12 हमारा प्रश्न क्या है कि षड्ज ग्राम को आधुनिक किस थाट के समान माना जाता है। तो दोस्तों षड्ज ग्राम की अगर हम बात कर लेंगे तो भारत ने जो है, भारत ने 2 ही ग्राम माने थे। कितने ग्राम, 2 ग्राम, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो षड्ज ग्राम को जो है किस आधुनिक किस थाट के समान माना जाता है, तो षड्ज को आधुनिक काफी के समान माना जाता है। किसके समान, काफी के समान माना जाता है। इसलिए पूछा भी जाता है प्रश्न कभी कभार कि प्राचीन में जो है शुद्ध के रूप में किस थाट को माना जाता था, तो काफी को माना जाता था। और आज किसको माना जाता है, आज बिलावल को माना जाता है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा षड्ज ग्राम के समान प्राचीन कौन सा था, तो आपका आज का जो है ये काफी है। और प्राचीन में जो आपका शुद्ध जो था वो भी काफी को ही माना जाता था, शुद्ध स्वर सप्तक काफी को ही। ठीक है, आगे देख लीजिए नंबर 13 प्रश्न हमारा क्या है कि पाश्चात्य संगीत में सप्तक को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ हम बात कर लेंगे तो सप्तक, यहाँ पे जो जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि पाश्चात्य संगीत में सप्तक को जो है ये नाम इसका क्या पड़ा है, ऑक्टेव, OCTAVE, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को ऑक्टेव, ठीक है, इसको अष्टक भी कहते हैं। ठीक है, अष्टक, अष्टक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो है आपका सा से लेकर
सा से लेकर ये आपका तार सा तक यानी कि जो है एक जोड़ा जाता है, तो इसलिए स्वरों की संख्या कुल कितनी 8 हो जाती है, ये अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑक्टेव। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सप्तक को क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। ये मॉडरेट क्या है, मॉडरेट की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके नाद के जो होते हैं ना, नाद वाले, तो उसमें हमको मॉडरेट मिलेगा। इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये आपका मॉडरेट मतलब उसके गुण जो होता है, नाद की जाति अथवा गुण। इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये आपका होता है तीव्रता होता है, यानी वो वाद्यों की ये तीव्रता, स्वरों की तीव्रता, जोर से बोलना, धीरे से बोलना, यानी ये क्या है, इंटेंसिटी उसको कहते हैं। और एक होता है आपका तारता, उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो आपका ये मॉडरेट और पिच। लेकिन बीभो की अगर हम बात कर लेंगे, बीभो क्या है, तो बीभो को द्रुत लय कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में बीभो कहा जाता है द्रुत लय को, और हमारे यहाँ बोलते हैं बीभो को द्रुत लय। ठीक है, देखिए एक चीज आपसे सवाल हम पूछे थे आपसे दोस्त कि यहाँ बीभो को क्या बोला जाता है, द्रुत लय बोलते हैं। विलंबित लय किसको बोलते हैं भाई, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, विलंबित लय किसको कहा जाता है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो एक सप्तक में अगर स्वरों की हम बात करेंगे तो हमारे तरह ही वहाँ का भी है स्वर सप्तक, यानी कि वहाँ भी 12 स्वरों का प्रयोग ही किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन पाइथागोरस का स्वर संवाद नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के गणितज्ञ थे। ठीक है, यूनान के संगीतज्ञ कह लीजिए, गणितज्ञ कह लीजिए, क्योंकि भाई ये तो गणितीय विधि से इन्होंने भी अपना ये किया था। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग भी गणित में पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो इनमें जो है स्वर संवाद की अगर हम बात कर लेंगे तो इनमें जो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों का तीनों जो है आपके पाइथागोरस का क्या है, स्वर संवाद है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो भाई यहाँ तो सब है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर पूछता कौन सा स्वर संवाद है तब आंसर होता एक से अधिक, क्योंकि सब है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्वर संवाद नहीं है, तो नहीं है तो भाई यहाँ पे तो सब है, तो नहीं वाला कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए सासा जो है इसको क्या नाम दिया गया, ऑक्टेव इंटरवल इसको कहा है पाइथागोरस ने, ऑक्टेव, ऑक्टेव इंटरवल। ठीक है, अगर सापा की अगर हम बात कर लेंगे तो सापा को क्या कहा है, फिफ्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल इसको कहा है, FIFTS, फिफ्थ इंटरवल। ठीक है, मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से। और इसको क्या कहा है, सामा को, सामा को कहा है फोर्थ इंटरवल। ठीक है, फोर्थ इंटरवल कहा गया है सामा को। तो ये आपके 3 स्वर संवाद माने हैं किसने, पाइथागोरस ने, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 16 प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में सप्तक की रचना किसने की। देखिए सप्तक की रचना की अगर हम बात कर लेंगे तो सप्तक की रचना जो है ये करने वाले आपके पाइथागोरस ही थे। ठीक है, और चीव ने क्या किया था, तो ये आपके चीव पद्धति की क्या किए थे, ये रचनाकार थे। चीव कहाँ के थे, ये भी गणितज्ञ थे ना भाई। चीव कहाँ के रहने वाले थे, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए माइकल जैक्सन की अगर बात होती है, प्रश्न कभी पूछा जाता है कि माइकल जैक्सन संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है पॉप संगीत से। ठीक है, पॉप संगीत से। ठीक है, पॉप म्यूजिक से ये संबंध रखते हैं माइकल जैक्सन। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 17 नंबर, पाश्चात्य संगीत में मुख्य कितने स्केल होते हैं। देखिए मुख्य स्केल के बारे में पूछ रहा है, वैसे तो बहुत सारे स्केल होते हैं, लेकिन अगर मुख्य स्केल के बारे में पूछा जाए तो इसमें जो है आपका 2 मुख्य स्केल होते हैं। ठीक है, कितने स्केल, 2 मुख्य, कौन कौन से, एक आपका होता है डायटोनिक, डायटोनिक स्केल, और दूसरा होता है क्रोमेटिक स्केल। ठीक है, एक क्या होता है डायटोनिक, डायटोनिक, और दूसरा होता है क्रोमेटिक। ठीक है, क्रोमेटिक, क्रोमेटिक स्केल। ये चीज़ आप लोग नाम सुन रहे हैं, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, बस राइटिंग इस पे जो है दोस्तों अच्छी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि 2 कौन कौन सा मैंने बताया, डायटोनिक स्केल और क्रोमेटिक स्केल। ये पाश्चात्य संगीत में मुख्य 2 ही प्रकार के स्केल माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि डायटोनिक स्केल में किसका प्रयोग होता है, क्या टोन का, सेमीटोन का, माइक्रोटोन का, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हम बात कर लेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा, क्योंकि डायटोनिक स्केल में किसका प्रयोग होता है, तो डायटोनिक स्केल में आपका टोन और सेमीटोन दोनों का प्रयोग हो जाता है डायटोनिक स्केल में। देखिए माइक्रोटोन क्या होता है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति जो होती है ना, श्रुति, श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है पाश्चात्य संगीत में। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए नंबर 19 यानी कि 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? 19 नंबर प्रश्न है कि क्रोमैटिक स्केल में किसका प्रयोग होता है? तो क्रोमैटिक हमने क्या देखा? डायटोनिक में टोन और सेमीटोन दोनों देखा, लेकिन यहाँ पे जो आपका होगा क्रोमैटिक स्केल में, इसमें केवल टोन का प्रयोग होता है। ठीक है? क्रोमैटिक स्केल माफ़ कीजिएगा, केवल सेमीटोन का प्रयोग होता है, सेमीटोन का। ठीक है? क्रोमैटिक स्केल में केवल किसका? तो सेमीटोन का प्रयोग होता है। और आपके डायटोनिक में डाया मतलब डाई मतलब दो, और दो मतलब दो, यानी कि टोन और सेमीटोन। ठीक है? क्रोमैटिक यानी कि सिंगल, यानी कौन सा? सेमीटोन। ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में सच्चा स्वर सप्तक किसे कहा जाता है? तो सच्चा स्वर सप्तक की अगर बात करेगा तो यही आपका डायटोनिक स्केल है, इसी को सच्चा स्वर सप्तक कहा जाता है। यानी डायटोनिक यानी कि दो, और दो दोस्त जब मिलते हैं, दो दोस्त जब होते हैं तो वो अच्छे और सच्चे ही होते हैं, क्योंकि दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता है। बस ये एक कॉन्सेप्ट से याद रख लीजिएगा। ठीक है? डायटोनिक स्केल पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक कहलाता है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का कि डायटोनिक स्केल के कितने भाग हैं? भाई इसके भी कितने भाग हैं? तो जैसा कि डायटोनिक यानी कि इसके भाग, डाया मतलब दो, तो भाग कितने हो जाएंगे? भाग इसके हो जाएंगे, दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? एक मेजर स्केल, ठीक है, मेजर स्केल, और दूसरा माइनर स्केल। ठीक है? एक मेजर स्केल और दूसरा माइनर स्केल। तो ये आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, मेजर और माइनर डायटोनिक स्केल के भाग। यानी कि डाय मतलब दो, कौन कौन सा? मेजर और माइनर। डायटोनिक मतलब दो, उसमें कौन कौन सा? तो आपका टोन और सेमीटोन। ठीक है? ये सब चीजें याद रखनी है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि दीप्ता जाति के श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है? तो दीप्ता यानी कि आप लोग याद रखिएगा, दीप्ता फॉर दिया। ठीक है? दीप्ता क्या है? दीप्ता जो है आपको मैं पहले बता दूं कि दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या श्रुति की क्या है? श्रुति की जाति है। ठीक है? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, ये आपके 5 प्रकार की जाति होती है। और इसमें जो पूछ रहा है कि यही दीप्ता में श्रुति में किस रस की प्रधानता होती है? तो रसों की संख्या कितनी होती है दोस्त? रस की संख्या 8 होती है। किसने बताई? तो भरत मुनि ने बताई है। किसमें? तो नाट्य शास्त्र में। कौन सा अध्याय? तो 6ठा या 7वां अध्याय में ये बताया गया है। ठीक है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि दीप्ता जाति में श्रुति रस की प्रधानता, श्रुति में किस रस की? तो दीप्ता की अगर बात कर लेंगे तो वीर और अद्भुत रस की प्रधानता मानी जाती है। किसमें? आपके दीप्ता जाति में वीर और अद्भुत। ठीक है? अगर हम बात कर लेंगे श्रृंगार और हास्य की, तो ये आपके किस में होते हैं? ये आपके श्रृंगार और ये आपके हास्य हो जाते हैं आयता जाति में। ठीक है? आयता जाति में श्रृंगार और हास्य हो जाता है। अगर हम बात कर लेंगे करुण, रौद्र और विभत्स, तो ये आपके कौन से जाति हो जाते हैं? ये आपके करुणा में। ठीक है? दीप्ता, आयता, करुणा। तो करुणा में क्या हो जाता है? करुण, विभत्स, करुण और विभत्स। और आयता में क्या हो जाता है? श्रृंगार और हास्य। और दीप्ता में क्या हो जाता है? वीर और अद्भुत। तो इस तरह से आपको याद कर लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए मृदु जाति के श्रुति में किस रस की प्रधानता मानी जाती है? क्योंकि मैंने वहाँ 3 ही तो बताया, यहाँ पे आपका बाकी है। तो मृदु में कौन सा हो जाएगा? तो मृदु की अगर हम बात कर लेंगे तो मृदु में जो हो जाता है दोस्तों, इसमें वात्सल्य और हास्य रस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वात्सल्य और हास्य। श्रृंगार और हास्य मैंने किसका बताया? आयता का बताया। ठीक है? आयता का बताया। और ये जो बचा है आपका करुण और विभत्स, ये किसका बताया? तो करुण और विभत्स जो हो जाता है, ये किसका हो जाता है? अभी मैंने बताया ना, करुण, विभत्स, और इसमें एक और जोड़ेंगे रौद्र, तो ये आपका करुणा का हो जाता है। ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भरत मुनि ने षड्ज ग्राम की कितनी तानें बताई है? जैसा कि आप लोग को बता दें कि भरत मुनि ने कुल 84 तानों का वर्णन किया है। ठीक है? टोटल कितने? 84 तानों का वर्णन किया है भरत मुनि ने, जिसमें कि 2 ग्राम में तानों को बांटा है, एक षड्ज ग्राम और एक आपका मध्यम ग्राम। तो पूछा जा रहा है कि षड्ज ग्राम में कितनी तानें बताई है? तो षड्ज ग्राम की अगर हम बात करेंगे तो षड्ज ग्राम के तानों की संख्या 49 हो जाएगी। 49 ताने हैं षड्ज ग्राम में। और इसमें जो है आपके 2 विभाग में बांटे गए हैं, तो एक आपका मध्यम ग्राम भी है। तो जो बचा इसमें से, यानी कि 35 बच गए, 35 आपका मध्यम ग्राम की तानें हो जाती है, और कुल 84 तान। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न है कि जाति, मूर्छना
ऊपर में आपको इस तरह से मूर्छना, तान, अलंकार आदि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? थाट से, सरना से या ग्राम से? तो इन सभी चीज़ों की जो उत्पत्ति दोस्त मानी जाती है वो आपके ग्राम से मानी जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि ग्राम की रचना का आधार क्या होता है? तो ग्राम की अगर रचना का आधार की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका रचना का आधार होता है स्वर संवाद। जैसे कि षड्ज ग्राम में जानते हैं कि सापा स्वर संवाद होता है और मध्यम ग्राम में सामा स्वर संवाद होता है। तो इन्हीं स्वर संवाद के कारण जो है आपके ग्राम की रचना की जाती है। ठीक है, आधार यही है आपका कौन सा? तो स्वर संवाद ही इसका आधार है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न क्या है कि दोनों ग्रामों की मूर्छनाओं को आधुनिक किसके समान माना जाता है? क्या राग के समान, थाट के समान या ग्राम के समान? किसके समान माना जाता है? तो क्या पूछ रहा है, दोनों ग्राम की जो मूर्छना है वो आधुनिक किसके समान माना जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों थाट। ये थाट के आधुनिक थाट के समान माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का प्रश्न है कि भरत मुनि ने तंत्री वाद्यों में कितने प्रकार के तानों का वर्णन किया है? देखिए वो जो है उसमें आपको ग्राम उसमें जो था, सॉरी ग्राम कहते हैं आपके, हम बात कर लिए तो वो किस में था? तो ताने बताई थी ग्राम में। तो ग्राम में जो बताई थी षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तंत्री वाद्यों में जो है कितने प्रकार के, यहाँ तंत्री वाद्य में जो तान बताए हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 तान बताए हैं। 2 तानों में कौन कौन से तान हो जाएंगे? एक आपका हो जाता है प्रवेश तान और दूसरा आपका निग्रह तान। ठीक है, प्रवेश तान और दूसरा निग्रह। ठीक है, दो तान, प्रवेश तान और निग्रह तान। ठीक है, निग्रह तान। तो ये 2 प्रकार के तानों के प्रकार बताए हैं तंत्री वाद्यों में, याद रख लेना है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन मूर्छना का प्रकार नहीं है? दोस्तों मूर्छना के अगर प्रकारों की अगर हम बात कर लेंगे तो मूर्छना जो है आपके कौन से प्रकार? शुद्धा, अंतरकाकली संहिता, ये दोनों आप लोग देख रहे हैं। मूर्छना के कितने प्रकार होते हैं? मूर्छना के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शुद्धा काकली संहिता, अंतरकाकली संहिता और अंतरकाकली संहिता। ठीक है, शुद्धा, काकली संहिता, अंतर संहिता और अंतरकाकली संहिता, ये 4 प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका संदीपनी जो दिख रहा है यही इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये आपका श्रुति है। ठीक है, ये श्रुति है, श्रुति है ये आपका संदीपनी, इसलिए ये क्या है? प्रकार नहीं है। किसका? मूर्छना का प्रकार नहीं है। तो इसलिए ये जो आपका संदीपनी हो जाएगा, श्रुति है। और ये कौन सी श्रुति है? तो 16वीं श्रुति मानी जाती है। ठीक है, 16 संदीपनी, इसके बाद क्या होता है? 17 के बाद अलापनी हो जाता है। तो इस तरह से श्रुतियों की संख्या 22 है। आप लोग याद कर लीजिएगा उसको, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता ही है। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 30 का प्रश्न है कि सारंगदेव ने अपनी जातियों में कितने लक्षण बताए हैं? दोस्तों देखिए जाति के अगर हम बारे में बात कर लेंगे तो भरत ने भी जातियों के बारे में बताया है। तो जातियों के लक्षण के बारे में अगर चर्च किया जा रहा है तो जाति के कितने लक्षण? तो सारंगदेव ने जाति के 13 लक्षण बताए हैं। लेकिन आपसे अगर केवल प्रश्न पूछा जाएगा कि जाति के कितने लक्षण माने जाते हैं, तब आपको 10 ही जवाब देना है, क्योंकि जब सारंगदेव पूछा जाएगा तब 13। अगर सिंपल प्लेन में पूछ दिया जाए कि जाति के कितने लक्षण, तब कितने? तब 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 आपके हो जाएंगे। तो इसमें आपके 13 होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारंगदेव पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात कर लेंगे तो कौन कौन से हो जाते हैं 10 लक्षण? आपके 10 वाले वो हो गए, और 10 आपके बता देते हैं पहले। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औड़त्व, साड़त्व, मंद्र और तार, ये आपके 10 हो गए। लेकिन सारंगदेव वाला में प्लस जो आपका 3 हुआ है उसको भी तो जानना है। कौन कौन सा? एक आपका हो जाएगा संन्यास, दूसरा हो जाएगा विन्यास और तीसरा हो जाएगा अंतरमार्ग। ठीक है, अंतरमार्ग हो जाएगा। तो ये आपको संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग, ये सारंगदेव के क्या हैं? 3 जातियां हैं। और 3 क्या है? ये जातियों के लक्षण हैं, यानी कि इसमें बढ़ाकर माने गए, यानी 13 कुल जातियां हैं। माफ कीजिएगा, 13 कुल जातियों के लक्षण हैं। ठीक है, अगर जाति आपसे पूछे मेरे दोस्त कि 13, तो यहाँ पे देख लिए इसका जवाब। जाति पूछे तो जाति आपको 18 बताना है। ठीक है, 18 जाति। तो इसमें भी आपके षड्ज ग्राम के कितनी जातियां? तो षड्ज ग्राम में 7 जाति और मध्यम ग्राम में 11 जाति। ठीक है, इसमें शुद्ध भी होते हैं और विकृत भी होते हैं, और इसमें शुद्ध विकृत दोनों होते हैं। तो इसमें अगर पूछे तो 4 आपका शुद्ध और 3 विकृत। और इसमें अगर पूछा जाएगा षड्ज मध्यम ग्राम में, तो मध्यम ग्राम में पूछा जाएगा
तो 3 आपका हो जाएगा शुद्ध और 8 हो जाएगा विकृत। तो इस प्रकार से आप लोग को 7 और 11 2 ग्राम में होते हैं और कुल 18 जाति। इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है यार, क्योंकि इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा आप लोग को दोस्त, इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो आज का जो दोस्तों है प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, आज यहीं पे मैं रखता हूं। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा है और आप लोगों ने इसमें कितना दोस्तों आप लोगों ने सही कर लिया है, कितना आप लोगों को याद था, क्योंकि रिवीजन तो मैं लगातार करवा ही रहा हूं दोस्तों। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि नए भी थे और कुछ पुराने भी थे। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, आपको जाके चेक कर लेना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है बहुत प्रमुख, यानी कि वहाँ से 3 से 4 प्रश्न जो है बिल्कुल आपके वहाँ से पूछे जाएँगे जनरल पेपर के अंदर। तो आप लोगों के लिए मैं वो करवा दिया हूँ, आप लोग सारे प्रश्नों को वहाँ से आराम से बिल्कुल स्टोरी टाइप देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, ठीक है? चलिए, हम आपसे मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।